अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मैं मोहब्बत और तुम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वजदान ने गाड़ी घर के पोर्च में रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर अबीरा के साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अबीरा वजदान के हाथ को इग्नोर करते बाहर निकली। वजदान अबीरा की हरकत पर सिर्फ एक आह भर के रह गया। बीजान देखे कौन आया है। वजदान ने घर में दाखिल होते हुए खुशी से कहा। हाँ हाँ आ गई मैं, बीजान ने प्यार से कहा। जब से गिज़र ने बीजान को बताया था कि वजदान मियाँ किसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ला रहा है, तब से बीजान की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। आ गई तुम दोनों? बीजान ने दोनों को प्यार से पूछा। जी जी बीजान, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, बाकी बातें बाद में, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वजदान अबीरा को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ा। मैं किसी और रूम में फ़्रेश हो जाऊंगी, अबीरा ने अपना हाथ वजदान के हाथ से छुड़वाते हुए कहा। अरे मिसेस शाह, मैं कौन सा खा जाऊँगा तुम्हें, बस निकाहनामा दिखाने लेके जा रहा हूँ, तो मैं वो मेरे रूम में पड़ा है, देख लो, वजदान ने कहा। अबीरा तो वजदान की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। बिना शादी के निकाहनामा कैसे, क्या हुआ, चलो ना। वजदान अबीरा को अपने साथ ज़बरदस्ती कमरे में ले आया। वजदान अबीरा को अपने कमरे में लाया और अलमारी के सामने खड़ा किया। एक मिनट डार्लिंग, मैं निकाहनामा निकाल के दिखाऊं तुम्हें, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और अलमारी खोलकर निकाहनामा निकालने लगा। अबीरा बस वजदान को देख रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। वजदान ने अलमारी का लॉकर खोला तो उसके कहे के मुताबिक हिजर ने जाली निकाहनामा वहाँ रख दिया था। निकाहनामा को देखकर वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये देखो डार्लिंग, हमारा निकाहनामा। वजदान ने मुस्कुराते हुए निकाहनामा उसके सामने किया। देख लिया निकाहनामा। इससे पहले अबीरा निकाहनामा को पकड़कर उसका तफसीली जायज़ा लेती, वजदान ने निकाहनामा अबीरा से दूर कर दिया। अबीरा ने वजदान के इस तरह करने पर उससे घूरा। वजदान ने अबीरा के घूरने का नोटिस लिए बगैर निकाहनामा को अलमारी के लॉकर में रखकर लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख ली। हाँ तो देख लिया निकाहनामा, वजदान कहता हुआ अबीरा की तरफ कदम बढ़ाने लगा और अबीरा घबराती एक कदम पीछे हटने लगी। बोलो अब तो निकाहनामा देख लिया ना तुमने, वजदान ने मुस्कुराते हुए अबीरा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। तो अबीरा दीवार से लग गई। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, अबीरा ने वजदान को अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए कहा। मैं यकीन दिलाता हूँ ना मेरी जान, वजदान ने अबीरा के इर्द गिर्द हाथ रखते हुए अपना चेहरा अबीरा के चेहरे के करीब करते हुए कहा। मैं नहीं मानती इस शादी को, अबीरा ने खुद को कंपोज करते हुए वजदान को खुद से अलग करते हुए कहा। मान जाओगी जल्दी, भी जान नीचे इंतज़ार कर रही हैं, चलो फ्रेश होकर जल्दी नीचे आओ। अजीब आदमी, अबीरा खुद से कहती वॉशरूम में घुस गई। वजदान नीचे डाइनिंग टेबल पर आया तो बीजान कुर्सी पर बैठी हुई थी। बीजान कैसी लगी लड़की आपको, वजदान ने बीजान के गिर्द बाजू हमायल करते हुए कहा। बहुत अच्छी है, कहाँ मिली है तुम्हें, उसके माँ बाप कहाँ हैं, बीजान ने वजदान को खुद के सामने करते हुए कहा। पता नहीं, ये लड़की बिकने वाली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आया, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ये बात तो ठीक है, बदमाश, तुमने उससे डायरेक्ट बीवी बना लिया, हाँ थोड़ी तो शर्म करता, बीजान ने वजदान का कान पकड़ते हुए कहा। आई बीजान, दर्द हो रही है, मुझे प्लीज़ छोड़े ना मेरा कान, वजदान ने अपना कान छुड़वाते हुए कहा। हाँ बताओ तुम्हारे हराफाती दिमाग में क्या चल रहा है, बीजान ने पूछा। ओह मेरी प्यारी बीजान, उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कि उसे अपने नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है, तो मैंने उसे बीवी बना लिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो साइको यहाँ नहीं आती, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी बात बीजान को बताई। वजदान, वो सब ठीक है लेकिन बिना शादी के बीवी बनाकर उसे रखना गलत है, मैं तुम्हारे जज्बात को कदर करती हूँ, मगर उसे अपने साथ रखने के लिए तुम्हें उसे शादी करनी होगी, बीजान ने दो टोक अंदाज में कहा। बीजान कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपको ऐसा लगता हूँ, मैंने तो सिर्फ उसे यहाँ लाने के लिए शादी का कहा था, वरना मैं उसके लिए कोई जज्बात नहीं रखता, मुझे वो मासूम लगी तो ले आया उसे यहाँ, वजदान ने संजीदगी का लबादा ओढ़ कर कहा। भला कैसे वो अपने दिल की बात को अयां कर देता, जबकि वो जानता था कि उसके लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त अपना बदला है। थोड़ी देर के बाद अबीरा भी रेडी होकर नीचे आ गई और सबने खाना शुरू किया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। वजदान खाना खाकर बाहर निकल गया, जबकि अबीरा को भी जान अपने कमरे में ले गई। व्हाट नॉनसेंस, ये सब कैसे हो गया, तुम लोग कहाँ मरे हुए थे, ट्रक को आग लग कैसे सकती है, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, आदिल शाह ने सामने खड़े आदमी पर गुस्से से ढारते हुए कहा। अभी अभी आदिल शाह को इत्तला मिली थी कि लड़कियों समेत ट्रक को आग लग चुकी है और ये आग ट्रक के ट्रांसफार्मर के साथ टकराने की वजह से लगी है।
क्या हुआ आदिल शाह? वजदान ने फार्म हाउस में दाखिल होते हुए पूछा। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? लड़की, उसमें ट्रक को आग लग चुकी है। ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी वजदान, आदिल शाह ने गुस्से से कहा। आदिल शाह का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर उसे नुकसान जो इतना बड़ा हुआ था, एक लड़की को बेचने पर उसे 10 लाख का फ़ायदा होना था, और यहाँ वो अपना ही नुकसान कर बैठा था। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं उस ट्रक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अलबत्ता उस ट्रक को वहाँ से निकलवा सकता हूँ जो मैंने कर दिया था। मुझे नुकसान हुआ वजदान, आदिल शाह ने सर लहजे में कहा। इट्स ओके आदिल शाह, से कामों में छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा छोड़ो इन बातों को। 5 दिन बाद यहाँ मेरे फार्म हाउस पर एक स्पेशल बिजनेस पार्टी है, और उस पार्टी की तैयारियाँ तुम करोगे। मेरे सारे स्पेशल गेस्ट और मेरे स्पेशल गर्लफ्रेंड आएंगी, तो ख्याल रखना किसी चीज़ की कमी ना हो, आदिल शाह ने संजीदगी से वजदान को कहा। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही वजदान के माथे पर बल पड़ गया, यानी जिस पल का वो इंतज़ार कर रहा था वो आ गया, वजदान ने खुद से कहा, और मुस्कुराकर आदिल शाह को देखकर उसे यकीन दिलाया कि कोई कमी नहीं होगी पार्टी में। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। बिजान ने मुस्कुराते हुए अबीरा को अपने पास बिठाया। देखो मुझे गोल मोल बातें करनी नहीं आती। तुम मेरे वजदान के पसंद हो, वो चाहे लाख छुपाए मुझसे, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। उसकी आंखों को देखकर उसके दिल का हाल बखूबी समझ सकती हूँ। वो मोहब्बत करता है तुमसे, मैं मानती हूँ। शादी का जो भी कहा है उसने तुम्हें, मैं भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। इसलिए जब तक तुम दोनों के तमाम रस्म और रवाज के मुताबिक शादी नहीं हो जाती, वजदान तुम पर कोई शोहर वाला हक नहीं जमाएगा। मेरा वादा है तुमसे, बिजान ने कहा अबीरा को। थैंक यू बिजान, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए सब समझने और कबूल करने के लिए, अबीरा ने बिजान के हाथों को थामते हुए कहा। अच्छा अब तुम जाओ आराम करो, बिजान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अबीरा अपने कमरे में चली गई। अबीरा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करके दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आंसू जो कब से पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार थे, वो अब गिरने शुरू हो चुके थे। अबीरा का रोना अब हिच्कियों में तब्दील हो चुका था। सॉरी बीजान, और वो वजदान, मुझे मुझे माफ़ कर देना। बहुत खुद गर्ज हो गई हूँ मैं। मुझे मुझे माफ़ कर देना। मेरा इरादा आप लोगों के जज्बात से खेलने का नहीं था, अबीरा ने रोते हुए कहा। मैं क्या करती, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा यूँ बेहोश होने का नाटक करना मुझे यहाँ ले आएगा। मैंने तो सोचा था कि बेहोश होने का नाटक करके मौका मिलते ही भाग जाऊंगी यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ आ गई। मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अबीरा ने अपने आंसू को बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा। क्या? अचानक अबीरा के दिमाग में बिजान की बात आई। तुम मेरे वजदान के पसंद और मोहब्बत करता है वो तुमसे। ये बात याद आते ही अबीरा का कहका गूंजा था कमरे में। मोहब्बत? हाँ हाँ, कैसी मोहब्बत? कोई मोहब्बत नहीं होती। सब अपना अपना मतलब निकालते हैं मोहब्बत करके, जिस तरह से उसने निकाला। कोई मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और जैसे अपना मतलब ख़त्म हो जाता है, हमें इस तरह अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं जिस तरह चाय से मक्खी को निकाला जाता है। क्या कसूर था मेरा? मोहब्बत की थी ना, एहसास किया था उसका। उसके एक्सीडेंट का सुनते एहसास और मोहब्बत के लिए उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ाई सो उड़ाई, लेकिन मेरी इज्जत से भी उसने, मेरी इज्जत उसे भी बेच डाला। उस बेहस इंसान ने। मुझे मोहब्बत की सज़ा मिल चुकी है, और अब दोबारा मोहब्बत करना मुझे ज़ेब नहीं देता। मैं बहुत जल्द वजदान को सारा सच बता दूंगी। जिस तरह मुझे धोखा मिला है, मैं किसी और को धोखा नहीं दे सकती। अबीरा ने रोते हुए मुझसे कहा। कहते हैं अगर औरत कहे कि सारी दुनिया के मर्द बुरे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने हर मर्द को आजमाया है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि जिस मर्द को उसने आजमाया था वो मर्द उसकी कुल कायनात थी। अबीरा ने मोहब्बत करके धोखा किया था, धोखा खाया था, फिर कैसे वो वजदान की मोहब्बत पर यकीन कर सकती थी? ये इतना आसान तो नहीं था कि एक चीज़ से धोखा खाने के बाद दोबारा उस चीज़ पर भरोसा कर लिया जाए। आदिल शाह एक कमरे में बैठा किसी को कॉल मिला रहा था। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? आदिल शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मुकाबल से घबराती हुई आवाज़ आई। ओ माय स्वीट लेडी, तुम आज भी मुझसे इतना डरती हो जिससे 10 साल पहले डरा करती थी, आदिल शाह ने मुस्कुराकर कहा। आपको कोई काम था? मुकाबल से आवाज़ आई। हाँ, तुम और तुम्हारी बेटी तैयार है ना? 5 दिन बाद मेरी एक अहम बिजनेस पार्टी है और तुम दोनों को आना है। तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें तो लाजमी आना है। और हाँ, अपनी बेटी को भी समझा देना, आदिल शाह ने संजीदगी से कहा, और कॉल काट दी। क्या बोला उस हबीस इंसान ने? अम्मी आपको? ज़ैनब जो अपनी अम्मी के पास बैठी हुई थी पूछने लगी। कुछ नहीं, जारिया बेगम ने ज़ैनब से नज़रें चुराते हुए कहा। अम्मी यहाँ देखें, कब तक आप मुझसे यूँ नज़रें चुराती रहेंगी? जो भी हो रहा है हम उसे जानबूझकर तो नहीं कर रहे ना। किस्मत के सितम ज़र्फ़ी है, इतने बुरे दिन देखने पड़े हमें। आप बताएं क्या कहा उसने? ज़ैनब ने तहम्मुल से अपनी माँ से पूछा।
कह रहा था कि 5 दिन बाद एक अहम पार्टी है उसके फार्म हाउस में और हम दोनों को वहाँ लाजमी जाना है। जारिया बेगम ने ज़मीन पर नज़रें जमाए ज़ैनब को बताया, मैं जानती हूँ आपको अपना दिल बहलाने और मुझे वहाँ पार्टी में नुमाइश करने के लिए बुलाया है। मुझसे वहाँ 4 चांद लगाएगा और आपके साथ। छी, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आती है? ज़ैनब ने तलही से कहा। ना आप मुझे खुदकुशी करने देती हैं और ना ही खुद मुझे मारती हैं। मैं तंग आ गई हूँ आदिल शाह की अहम पार्टियों में रक़्स कर करके। आपको पता है गंदे और गलीज़ लोग किस तरह मुझे छूते हैं। मैं जितना हो सके अपनी इज़्ज़त को बचाती हूँ, मगर गलीज़ नज़रों से कैसे बचाऊँ खुद को, मैं जो यहाँ के शरीफ और पारसा मर्द मुझ पर डालते हैं। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन हम मजबूर हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक तेरा भाई नहीं आ जाता। मुझे पूरा भरोसा है वो हमें लेने ज़रूर आएगा। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो और जाओ जाकर आदिल शाह की पार्टी में जाने के लिए तैयारी करो। जारिया बेगम ने आंखों से आंसू साफ करते हुए ज़ैनब से कहा तो वो कमरे में चली गई। वजदान घर में दाखिल हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। बेजान सो गई होंगी, भूख भी लग रही है, क्या करूँ? बेजान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं? कोई बात नहीं, बेजान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो क्या हुआ, अपनी एक अदद बीवी को ही कर लेता हूँ, बेजान ने मुस्कुराते हुए सोचा और अबीरा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो अबीरा चाहे नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। वजदान ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से चलता हुआ बेड पर बैठ गया। अबीरा दुआ में इस कदर खोई हुई थी कि उसे वजदान के आने का पता नहीं चला। वजदान बेड पर बैठा अबीरा को टुकटुकी बांधे देख रहा था, जो दुआ करते मुसलसल आंसू बहा रही थी। अबीरा ने दुआ करके जायनमाज उठाया तो उसकी नज़र बेड पर बैठे वजदान पर पड़ी। आप इस वक्त मेरे कमरे में? अबीरा ने घबराते हुए कहा। जी हाँ, मैं, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और अबीरा की तरफ कदम बढ़ाए। अबीरा ने उसको अपने करीब आते देखकर एक कदम पीछे हटाया कि कमबख्त दीवार ने उसे एक और कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी और दीवार से जा लगी। वजदान अबीरा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ अबीरा के चेहरे की तरफ बढ़ाया। वजदान का बढ़ता हाथ देखकर अबीरा ने आंखें बंद कर ली। वजदान ने अबीरा की आंखों से निकलते आंसू को अपनी उंगली के पोर से साफ किया। वजदान की इस हरकत पर अबीरा ने फ़ौरन आंखें खोली और वजदान को देखने लगी, क्योंकि अबीरा की ज़िंदगी में जो पहला मर्द आया था उसने तो अबीरा को आंसू और ज़िल्लत के अलावा किसी और चीज़ के काबिल ही नहीं छोड़ा था, और यहाँ ये इंसान उसकी आंखों से आंसू चुन रहा था। क्या देख रही हो लिटल डॉल, नज़र लगाओगी अपने वजदान को? वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अबीरा ने अपनी नज़रें झुका ली। अरे यार, यूँ घबरा क्यों जाती हो? मैं कौन सा तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा, और वैसे भी इंसान का गोश्त मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे घबराया नहीं करो, वजदान ने शरारत से कहा। आपको कोई काम था? अबीरा ने वजदान को देखते हुए पूछा। हाँ यार, देखो ना, रात के 11 बज रहे हैं और मैं खाना खाकर नहीं आया। बहुत भूख लग रही है मुझे। भी जान सो रही हैं, इसलिए उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा मैंने, तो सोचा तुम्हें कह दूँ, प्लीज़ कुछ खाने को दे दो, वजदान ने मस्कीन से शक्ल बनाकर कहा। आप हाथ मुँह धोकर आए, मैं खाना निकालती हूँ, अबीरा ने वजदान से कहा और कमरे से निकलने लगी। वैसे अच्छी बीवियों वाली आदतें हैं तुम में, खूब जमेगी हमारी जोड़ी, क्यों मिसेस शाह, वजदान ने शरारत से कहा। अबीरा ने वजदान को मुड़कर घूर कर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उफ, तुम्हारा यही अंदाज़ तो वजदान शाह के दिल को दोबारा जिंदा कर गया। लिटिल डॉल, अब बस एक दफ़ा उस पार्टी से फारिग हो जाऊँ, फिर तुम्हें अपनी असल बीवी बनाने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा, वजदान ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वजदान हाथ मुँह धोकर नीचे आया तो अबीरा खाना लगा चुकी थी। अरे वाह, तुम तो बहुत फास्ट हो यार, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। अबीरा ने खाना लगाया और वजदान खाने लगा। आप खाना खाकर बर्तन किचन में रख देना, अबीरा वजदान को कहती। जैसे ही जाने लगे, वजदान ने अबीरा की कलाई थामी। तुम खाना नहीं खाओगी? वजदान ने अबीरा से पूछा। मुझे भूख नहीं है, अबीरा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, लेकिन वजदान की पकड़ सख्त होने की वजह से अपना हाथ छुड़वा नहीं सकी। मैं खाना खा रहा हूँ ना, चलो शाबाश, बैठो और खाना खाओ, वजदान ने अबीरा की कुर्सी खींचते हुए उसे बिठाया। मगर इससे पहले अबीरा कुछ कहती, वजदान की घूरी ने अबीरा का मुंह बंद कर दिया और वह चुपचाप खाना प्लेट में निकाल कर खाने लगी। अबीरा को यहाँ आए हुए आज 5वां दिन था और 5 दिनों में वजदान ने उसके साथ कोई भी जना या ऐसी हरकत नहीं की थी। अबीरा अभी अब काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी। उसको वजदान के हवाले से जो डर था अब वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। बिजान के साथ अबीरा काफ़ी घुल मिल गई थी। उसे बिजान एक बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली खातून लगी थी।
अबीरा अब बस वजदान के फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी कि वो फ्री हो और अबीरा उसे सब कुछ सच बता दे और अपने घर वालों से मिल सके। वजदान आज सुबह से अदील शाह के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी की तैयारियां देख रहा था। वो शायद ये सब ना करता, लेकिन आज उसका 10 साल का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। आज उसे वो मिलने वाला था जिसके लिए वह 10 साल से हर पल तड़पा था। सारी तैयारियां हो गई यंग मैन, अदील शाह ने मुस्कुराते हुए वजदान से पूछा। जी बस हो गई हैं, वजदान ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। यंग मैन, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास जो रात पार्टी में तुम्हें मैं दूंगा, अदील शाह ने कहा। तो वजदान ने नासमझी में अदील शाह को देखा। मैं कुछ समझा नहीं, वजदान ने कहा। कुछ समझ जाओगे यंग मैन, अच्छे से तैयार होकर आना। आज रात तुम्हारी आज की रात बहुत रंगीन गुजरेगी, अदील शाह ने कहका लगाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। वजदान अदील शाह की पुश्त को देखता रह गया। रात 10 बजे के करीब वजदान बिल्कुल तैयार खड़ा अपनी रेस्ट वॉच पहन रहा था जब अबीरा ने धड़ल्ले से उसके कमरे में कदम रखा। वजदान जी भी जान कह रही है कि अबीरा कहते कहते रुकी। वजदान आज ब्लैक 3 पीस सूट में बालों को सलीके से सुलझाए खड़ा, हाथ में रेस्ट वॉच पहन रहा था। अबीरा ने वजदान को देखा तो उसके अल्फाज हलक में अटक गए। उससे आज वजदान शाह इतना प्यारा लग रहा था, या शुरू से ही वो प्यारा था? क्या आज मैं उसे इतने गौर से देख रही हूँ? अबीरा खुद से सवाल कर रही थी कि वजदान की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ लिटिल डॉल, अपने वजदान को नज़र लगाओगी? वजदान ने फिर शरारत से कहा। नहीं नहीं, मैं क्यों नज़र लगाऊंगी आपको? आप कोई प्रिंस थोड़ी हैं, अबीरा ने संजीदगी से कहा। और तुम्हें प्रिंस नहीं हूँ तो तुम मेरा इस तरह मायना क्यों कर रही थी? वजदान ने उसको कहा। आपको लेट नहीं हो रहा? अबीरा ने बात बदलते हुए कहा। वजदान ने घड़ी में टाइम देखा। हाँ चलता हूँ, आगे बात करता हूँ तुमसे, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। इन 5 दिनों में वजदान से मिलने वाली इज्जत उसे संभलने में काफ़ी मदद दे चुकी थी। औरत मोहब्बत करने वाले को भूल सकती है मगर इज्जत देने वाले को कभी भी नहीं भूल सकती। और वजदान की नज़रों में अबीरा ने अपने लिए एहतराम दिखा था। उसकी नज़रों में किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं थी। हाँ अलबत्ता वजदान की नज़रों और अमल से ज़ाहिर होने वाली मोहब्बत को वह हर बार नज़रअंदाज कर देती थी। वजदान और हिजर अदील शाह के फार्म हाउस में पहुंच चुके थे जहां आज वजदान बेचैनी का शिकार था, वहीं हिजर का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। जहाँ वजदान उस दिन के लिए तड़पा था, वहीं हिजर भी उस दिन के लिए बहुत तड़पा था। अदील शाह के फार्म हाउस में अब मेहमान आना शुरू हो चुके थे। इनमें कुछ बिजनेसमैन और कुछ गलत कामों में मुलव्वस अफराद शामिल थे। हिजर और वजदान की नज़रें फार्म हाउस के मेन गेट पर थी और वह दोनों कब से अदील शाह का इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी, तुझे क्या लगता है अदील शाह उनको लेकर आएगा? हिजर ने बेचैनी से पूछा। हाँ मुझे यकीन है, आज उसकी ख़ास पार्टी है। जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की हैं, अदील शाह उन दोनों को अपनी ख़ास पार्टी में लेकर आता है, वजदान ने यकीन से कहा। यार और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कब आएगा अदील शाह? हिजर ने पूछा। ये पहली दफ़ा था कि वजदान और हिजर अदील शाह अपने दुश्मन अव्वल का इस कदर बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। हकीकत में वो इंतज़ार अदील शाह का नहीं, उसके साथ होने वाले उन दो नफूस का इंतज़ार कर रहे थे जिनसे मिलने के लिए उन दोनों ने 10 साल का अरसा अज़ियत और बेचैनी में गुजारा था। हिजर हिजर वो देख, अदील शाह आ गया, वजदान ने खुशी से कहा। खुशी उसे अदील शाह के आने की नहीं बल्कि उसके साथ आ रही औरत की वजह से थी। हेलो यंग मैन, सारी तैयारियां पूरी हैं ना? अदील शाह ने वजदान के करीब आते पूछा। अदील शाह के साथ जारिया बेगम भी उसके कदम से कदम मिलाती वजदान के करीब आई थी। सब ऐवान ने वजदान कह तो अदील से रहा था, लेकिन उसकी नज़रें उसके साथ खड़ी जारिया पर थी, जिसे जारिया ने महसूस भी किया था। ना जाने क्यों उसे वजदान कुछ अपना अपना लगा था। ठीक है यंग मैन, तुम सब तैयारियाँ देखो, अभी कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो जाएगी, अदील शाह ने वजदान से कहा। चले डार्लिंग, कुछ गेस्ट से मिलवाना है तुम्हें, अदील शाह अब जारिया की तरफ देखते हुए बोला और उसकी कमर पर हाथ रखे उसे वहाँ से ले गया। वजदान जारिया के गिर्द अदील शाह के बाजू देकर गुस्से से लब भींचते रह गया। वजदान, वो नहीं आई, हिजर ने रोती शक्ल बनाकर वजदान को कहा। वो भी आई है मेरी जान, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, वजदान ने हिजर को तसल्ली देते हुए कहा। तुम यहाँ देखो, मैं किसी न किसी बहाने से उनसे मिल कर आता हूँ, वजदान ने हिजर को मुस्कुराते हुए कहा। वजदान का इशारा जारिया की तरफ था। ठीक है जा, मेरी किस्मत में तो अब भी इंतज़ार ही लिखा है, हिजर ने एक लंबी सांस सपुर्द करके कहा। कोई नहीं यार, सब्र का फल मीठा होता है, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चला गया। हिजर अब बस यहाँ वहाँ से बेमकसद नज़र दौड़ा रहा था कि उसे मारिया नजर आई जो उसी की तरफ आ रही थी। ये चुड़ैल मेरी तरफ क्यों आ रही है? अगर इसे मेरे साथ उसने देख लिया तो पहला इंप्रेशन ही खराब पड़ेगा, और वैसे भी कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उन्होंने प्लीज़ मेरी तरफ मत आओ, हिजर ने रोती शक्ल बनाते हुए दुआ की, लेकिन अब क्या हो सकता था? हिजर की दुआ करते करते मारिया उसके करीब आ चुकी थी।
हेलो हैंडसम, मारिया ने मुस्कुराते हुए हीज़र को मुखातिब किया। जी कहिए, कुछ काम था? हीज़र ने बेजार लहजे में कहा। जी हाँ, वो ना मेरा ब्रेसलेट बंद नहीं हो रहा था, क्या तुम कर इसे बंद कर दोगे? मारिया ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई हीज़र के सामने करते हुए कहा। हाँ हीज़र मारिया से कहता। मारिया की कलाई थामे ब्रेसलेट बंद कर रहा था कि अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। व्हाट द हेल इज़ दिस? लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? मारिया ने गुस्से से कहा कि अचानक सामने बने स्टेज पर लाइट पड़ी, जहाँ एक लड़की मुंह पर नकाब बांधे खड़ी थी। पार्टी में मौजूद हर फर्द की नज़र अब उस माजबीन पर थी जिसने अपना मुंह ढांपा हुआ था, सिर्फ आंखें बेनकाब थी। सबकी नज़र उस लड़की पर पड़ते ही लाइट्स ऑन हो गई थी और बैकग्राउंड से सॉन्ग प्ले हुआ और वो लड़की गाना गाने लगी। हिसर उसकी आंखों से उसे पहचान चुका था, ज़ैनब, और ज़ेर उसका नाम लिया था। सॉन्ग प्ले हो चुका था और अब ज़ैनब गाना गाते हुए मूव कर रही थी। महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ज़ैनब बेशक डांस फ्लोर पर खड़ी रक्स कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ एक शख्स पर ठहर गई थी जिसे वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। वो लड़का जिससे मिलने के लिए उसने ना सिर्फ 10 साल इंतज़ार किया था, ना जाने कितनी दुआएं भी मांगी थी। आंखों में काजल, पैरों में पायल और अदा ऐसी है करूँ सबको घायल। ज़ैनब अब गाना गाती उस तक पहुंची थी और उसके बैग पर कंधों पर हाथ रखे उसने गाने के बोल अदा किए थे। महबूब की महबूबा, तरस से कुछ कह दे प्यारे, कब बरसे मैं तेरी दुल्हन बनने को निकली हूँ घर से सज धज के। ज़ैनब के ये बोल अदा करते ही हीज़र ने उसका नाम पुकारा, ज़ैनब। ज़ैनब उसकी बात का जवाब दिए बगैर नज़रें फेर कर गाना गाने लगी। हीज़र को उसके ये बोल अदा करते ही आज से 10 साल पहले का वक्त याद आया, जब ज़ैनब दुल्हन बनकर अपने हीज़र के लिए घर से निकली थी। लेकिन किस्मत की सितम ज़रफ़ी ऐसी थी कि वो हीज़र की बीवी तो बन गई, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकी। महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ज़ैनब अब गाना गाते दोबारा स्टेज पर आ चुकी। ये नज़र हमारी है बड़ी करारी, समझो वो जीता जिस पे दिल हारी। ज़ैनब ये बोल अदा करते हुए अपने हाथ से गुन बनाते हुए अपनी 2 उंगलियों से हीज़र की इस तरफ शूट करने के अंदाज में गोली चलाई थी। वो जालिम, पहले कम में तुम्हारी आंखों से घायल हुआ था, जो आप दोबारा घायल कर रही हो। हीज़र ने अपना हाथ दिल पर रखते हुए ज़ैनब को देखकर कहा था, जो उसी को देख रही थी। ज़ैनब के देखते ही हीज़र ने एक फ्लाइंग किस ज़ैनब की तरफ उछाली थी। हीज़र की हरकत पर ज़ैनब ब्लश कर गई थी और उसने अपना पूरा फोकस अपने डांस पर कर दिया था। आशिक मोहब्बत कर ले तो ये पल न ठहरे कि कल को। ज़ैनब रक्स रक्स कर रही थी कि जब हिज़र की नज़र अब एक आदमी पर पड़ी जो होश ज़दा नज़रों से ज़ैनब की तरफ कदम बढ़ा रहा था। हिज़र बिना एक पल की देर किए स्टेज पर पहुंचा और ज़ैनब को इस तरह खींचकर अपनी तरफ किया कि सबको लगा कि वो उसके साथ डांस करने को आया है। ज़ैनब इस आदमी को अपनी तरफ आता देख चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि हिज़र इस तरह उसके करीब आकर उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा। ज़ैनब हिज़र की कुर्बत में कन्फ्यूज़ तो हुई थी, लेकिन खुद को कंपोज करती गाने के आखिरी बोल अदा करने लगी। महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। गाना ख़त्म हुआ तो एकदम लाइट्स ऑफ हो गई और हिज़र ज़ैनब को एक पल में वहाँ से ले गया। लाइट्स एक सेकंड में ऑन हुई थी, लेकिन स्टेज पर ना तो हिज़र था ना ही ज़ैनब, लेकिन किसको इस चीज़ की परवाह थी। रक्स ख़त्म हुआ तो सब बातों में मसरूफ़ थे। दिलशाद जारिया के साथ अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातों में मसरूफ़ था। हिज़र ज़ैनब का हाथ था, मैं स्टेज की बैक साइड पर लाया था। छोड़ो मेरा हाथ। ज़ैनब ने खुफकी से अपना हाथ हिज़र के हाथ से छुड़ाना चाहा। अगर हाथ छोड़ना ही होता तो मेरी जान, तुम्हारा 10 साल तक यूँ पागलों की तरह इंतज़ार नहीं करता। हिज़र ने मोहब्बत से कहा। झूठ बोलते हो तुम, अभी तो तुम उस लड़की। ज़ैनब ने भराई आवाज़ में अपनी बात अधूरी छोड़ी। ओ तुम जेलस हो रही हो, हिज़र ने शरारत से कहा। तो ज़ैनब बिना कुछ कहे जाने के लिए पलटी थी कि हिज़र ने उसकी कलाई थामी उसे अपनी तरफ खींचकर ज़ोर से गले लगाया। इतने इंतज़ार के बाद भी मुझसे दूर जाना चाहती हो तुम, ज़ैनब, हिज़र ने भराई आवाज़ में कहा। हिज़र के अल्फाज सुनते ही ज़ैनब अपने आंसू को बाहर निकलने से रोके बैठी थी। वो आंसू अब बहना शुरू हो चुके थे। तुम बहुत बुरे हो हिज़र, कितना इंतज़ार करवाया तुमने मुझसे, जानते हो मैंने किस तरह खुद को उन गंदे और गलीज़ लोगों से बचाए रखा। खुद को फ़कत तुम्हारी अमानत समझा, किसी को छूने तक नहीं दिया, और तुम लड़कियों के हाथ पकड़ते फिर रहे हो। ज़ैनब ने रोते हुए कहा। तो हिज़र के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओ मेरी जान, मैंने किसी को नहीं छुआ यार, वो तो मैं उसका ब्रेसलेट बंद कर रहा था और वो खुद आई थी मेरे पास मदद लेने के लिए। हिज़र ने अपनी सफाई दी। वैसे आप दीदार कर दो, कब तक अपने चेहरे पर यह नकाब रखोगी, अपने मजाजी खुदा से कैसा पर्दा, हिज़र ने शरारत से कहा और उसके चेहरे से निकाब हटाया। निकाब हटाते ही हिज़र ज़ैनब की खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। ब्राउन आंखें, सफ़ेद रंगत और गुलाबी होंठ, बस हिज़र का सब्र यहीं तक था। हिज़र ने ज़ैनब की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया और उसके होंठों पर झुककर अपने 10 साल के इंतज़ार
इंतज़ार का हिसाब बेबाक करने लगा। ज़ैनब से उसका पाक और हलाल रिश्ता निकाह का था। इस पर 10 साल का कड़ा इंतज़ार और फिर अपनी बीवी की खूबसूरती, हिजर सब से बेखबर बस ज़ैनब के ऊपर झुका हुआ खुद को सैराब कर रहा था। जब ज़ैनब ने हिजर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से अलग किया और उसके अलग होते लंबी लंबी सांसें लेने लगी, हिजर बस ज़ैनब के चेहरे के तासरात देख रहा था। हद होती है छछोरेपन की, तुमने तो पीएचडी कर रखी है ना लोफर होने में। ज़ैनब हिजर को गुस्से से कहती हुई वहाँ से चली गई। हिजर तो बस अपनी बीवी के मुंह से खुद के लिए अदा होने वाले अलकाबात को सुनते ही हैरान होकर रह गया था। वजदान कब से सिर्फ उस तंग व दौद में लगा हुआ था कि बस एक पल के लिए ही सही अदील शाह जारिया से अलग हो, लेकिन अदील शाह तो जारिया से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वजदान कब से इसी सोच में था कि वो कैसे जारिया को अदील शाह से अलग करे कि अचानक वजदान को एक तरकीब सूझी। इस एक्सक्यूज़ मी, बात सुनना। वजदान ने पास से गुजर रहे वेटर से कहा, जी सर, आपको कुछ चाहिए? वेटर ने उससे कहा, अरे नहीं दोस्त, एक काम करो। वजदान ने जेब से पैसे निकालकर वेटर की डिश में रखते हुए कहा। पैसे डिश में रखते हुए वेटर ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया कि उसे कोई देख रहा है या भी नहीं। किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर वेटर ने पैसे जेब में रख लिए। जी हुक्म करें सर, वेटर ने उसी चापलूसी अंदाज में कहा। वो सामने औरत देख रही है ना, वहाँ जाओ। ड्रिंक सर्व करने के बहाने ड्रिंक उस औरत की तरफ बढ़ाते ही जानबूझकर ड्रिंक उसके कपड़ों में गिरा दो। सिंपल इतना सा काम करना है और काम ऐसा करो कि लगना चाहिए कि ये सब नेचुरल है, ना कि प्लेनिंग समझे। वजदान ने संजीदगी से कहा तो वेटर सर को हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, योर ड्रिंक। वेटर ने जारिया की तरफ अपने ड्रिंक करते हुए उससे कहा। ओह थैंक यू, जारिया ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्रिंक लेने ही लगी थी कि वेटर ने जल्दी से अपना हाथ ग्लास पर से हटा लिया और ड्रिंक जारिया के कपड़ों पर गिरी। व्हाट द हेल यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता ऐसे काम किया जाता है? अदील शाह ने गुस्से से वेटर को देखते हुए कहा। आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया। वेटर नज़रें झुका गया। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। इससे पहले अदील शाह वेटर को कुछ कहता और कहता जारिया ने फ़ौरन अपनी बात कही। ओके तुम जाओ, साफ़ करके। अदील शाह ने तहम्मुल से कहा, आप भी जाएं, कोई बात नहीं, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। जारिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वजदान जो कब से दूर खड़ा ये सब देख रहा था, जारिया के वॉशरूम की तरफ जाते ही खुद भी वहाँ चल पड़ा। जारिया वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास खड़ी अपनी शर्ट साफ़ कर रही थी कि पीछे से आती आवाज़ ने उसके हाथ रोके। कैसी हैं आप? वजदान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम यहाँ, मेरा मतलब तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जारिया ने अपनी ममता छुपाए रूखे लहजे में वजदान से कहा, आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या करने आया हूँ? वजदान अपनी माँ का यूँ रूखा लहजा समझ चुका था कि वो इस टोन में क्यों बात कर रही हैं, इसलिए उल्टा जारिया से सवाल कर बैठा। मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। जारिया ने अपना रो दूसरी जानिब मोड़ते हुए सख्ती से कहा। ये बात है, तो मिसेस जारिया सलाशा ज़रा मेरी आंखों में देखकर ये बात बोले। वजदान ने जारिया का रुख अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से प्लीज़, मेरे लिए ना सही अपनी बहन के लिए अपने शोहर को खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती मैं। वजदान, जारिया ने रोते हुए वजदान को पीछे की तरफ धकेल कर कहा, अम्मी अम्मी प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे अपनी माँ से दूर कर ना करें, मैं बहुत तड़पा हूँ, मैं आपके और ज़ैनब के लिए, प्लीज़ आप मुझसे मेरी मोहब्बत को दूर मत करें, आपके सामने आपका बेटा हाथ जोड़कर कहता है। वजदान ने जारिया के सामने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा था। बस जारिया की हिम्मत और सब्र यहीं तक था। वजदान की बात सुनते ही जारिया ने वजदान को अपने सीने से लगा लिया था। बस करो वजदान, तुम हमेशा से मुझे ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवा लेते हो, जारिया ने रोते हुए वजदान से कहा। वजदान जारिया की बात पर मुस्कुरा दिया और अपनी माँ के गले लगे अपनी माँ की कुर्बत को महसूस करने लगा। बेशक इस दुनिया में माँ बाप, बहन भाई के अलावा कोई दूसरा रिश्ता इस कदर अहमियत नहीं रखता है। माँ बाप के बगैर बच्चों का कोई वजूद नहीं रहता है। माँ बाप हैं तो ज़िंदगी में बहार और खुशियाँ हैं, माँ बाप के बगैर तो घर भी घर नहीं लगता। कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। ये बात सुनते ही मुझे बहुत हैरत होती है। जब इंसान अपना पहला प्यार नहीं भूल सकता तो वो कैसे अपने माँ बाप को भूल जाता है? आखिर इंसान का पहला प्यार और पहला रिश्ता ही माँ बाप से जुड़ा होता है। अम्मी आपको पता है मैंने इस पल के लिए कितना इंतज़ार किया है? वजदान ने भराई आवाज़ में जारिया से अलग होते हुए कहा। तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो वजदान, अदिल शाह को नहीं जानते क्या तुम? उसने जिस तरह आज से 10 साल पहले मुझसे तुम्हारा बाबा सलार को अलग किया था, अब तुम्हारा पता लगते ही तुम्हें भी अलग कर देगा। जारिया ने वजदान को समझाते हुए कहा। अम्मी आप बेफिक्र हैं, अदील शाह को तो मैं देख लूँगा। अब मैं पहले वाला डरपोक टाइप का वजदान नहीं हूँ, अब मैं वजदान शाह हूँ, सलाह शाह का बेटा।
अच्छा अम्मी, मेरी चुड़ैल कहाँ है, आई है या नहीं? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना? वजदान ने जारिया से ज़ैनब के मुतल्लिक पूछा। बहुत बड़ी भी और प्यारी भी है। आई है, वो शायद रूम में होगी, ये देखो उसकी पिक। जारिया ने मुस्कुराते हुए मोबाइल फ़ोन की गैलरी से ज़ैनब की पिक निकाल कर मोबाइल वजदान के आगे बढ़ाते हुए कहा, माशाल्लाह अम्मी, बहुत प्यारी हो गई है मेरी चुड़ैल तो। खबरदार जो उसे चुड़ैल कहा बहन है तुम्हारी, और आप तो मुँह भी तोड़ सकती है तुम्हारा अपने बारे में ये नाम तुम्हारे मुँह से सुनकर। ओहो अम्मी, आप भी ना सीरियस हो जाती हैं। वजदान ने जारिया के गिर्द बाजू खायल करते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, मेरी बहू ढूंढी भी है या नहीं? जारिया ने मुस्कुराते हुए वजदान से पूछा। जारिया के पूछने पर वजदान की आंखों में अबीरा का सरापा घूम गया। बताओ किन सोचों में गुम हो गए तुम? जब कुछ देर वजदान ने जवाब ना दिया तो जारिया बेगम ने पूछा, कुछ नहीं अम्मी, आपकी बहू भी दिखा दूंगा मैं, अभी आप जाएं, अदील शाह को शक ना हो जाए, आपको और ज़ैनब को इस दलदल से निकाल लूँगा मैं, वजदान ने संजीदगी से कहा। तुम यहाँ से, इससे पहले जारिया अपनी बात कहती वजदान जारिया की बात काट कर बोल पड़ा, मैं सर अपनी चुड़ैल से मिला हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वजदान जारिया के पेशान को अकीदत और मोहब्बत से चुमता वशरूम से बाहर निकल गया। जारिया भी वजदान के पीछे बाहर निकली, जिसे अदील शाह ने तो नहीं लेकिन हाँ किसी और ने ज़रूर देख लिया था, और वो अब वजदान को ब्लैकमेल करने का सोच रहा था। आ गई तुम, इतनी देर लगा दी? अदील शाह ने अपने पास आती जारिया से पूछा। वो शर्ट पर ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही गिर गई थी ना, तो टाइम लग गया, जारिया ने बेतुका सा जवाब दिया। तो अदील शाह मुस्कुरा दिया। सर वो वजदान के लिए जो आपने एडजस्टमेंट कही थी कर दी है, लेकिन वो लड़की कमरे में जाने के लिए मना कर रही है। अदील शाह के पास आकर उसके एक आदमी ने धीमी सी आवाज़ में अदील शाह को बताया। हाँ तो तुम चलो मैं आता हूँ, अदील शाह ने संजीदगी से कहा। तो वो लड़का वहाँ से चला गया। अदील शाह सीधा ज़ैनब के कमरे की तरफ आया था और बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगता है तुम्हें इज़्ज़त रास नहीं आती है ना? मेरी बात को एक बार कहे तुम मान क्यों नहीं जाती? क्यों तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूँ? क्या तुम इस वीडियो को भूल चुकी हो जिसमें तुम्हारी माँ को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था? अदील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज़ मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, ज़ैनब ने रोते हुए कहा। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि उसकी माँ को उसकी वजह से एक दरिंदा इलेक्ट्रिक शॉक दे और उसकी माँ मौत की भीख मांगी, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी से मौत ही बेहतर थी। गुड गर्ल, चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो, अदील शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर आओ। अदील शाह ने कमरे के बाहर खड़े मुलाजिम को बुलाया। जी सर। बाहर खड़े मुलाजिम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, जाओ मैडम को रूम में छोड़ कर आओ। वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चला गया। चले मैडम, मुलाजिम ने मुदबाना अंदाज में कहा। तो ज़ैनब बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। मुलाजिम ने उस कमरे के बाहर छोड़ा और खुद वहाँ से चला गया। ज़ैनब अपनी किस्मत पर आंसू बहाए कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। कमरे में एक लड़का मौजूद था जो बेड के दूसरी जानिब बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। दरवाज़ा खोले ज़ैनब एक पल में उस लड़के के करीब आती उसके कदमों में बैठी थी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे मत छूना, मैं किसी और की अमानत हूँ, प्लीज़ मुझे छूने से पहले मुझे मार दो, बाद में मेरी लाश के साथ जो मर्ज़ी कर लेना, प्लीज़ मेरी इज़्ज़त को दागदार नहीं करना। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को बचा कर रखा है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बख्श दो। लोग मौत को बख्शवाते हैं, मैं इज़्ज़त बख्शवा रही हूँ, प्लीज़। ज़ैनब उस लड़की के पैर पकड़े रोकर कह रही थी। वो लड़का जो उस अचानक अफ्तार पर बुखला गया था, उसके बोलने पर होश में आया था। देखिए प्लीज़ आप रोई नहीं, आप खड़ी हूँ, आपको ज़रूर कोई। उस लड़की का चेहरा देखकर उससे कुछ भी बोलना ना गया। उसके अल्फाज उसके खलक में ही कहीं गुम हो गए थे और उसे अदील शाह के वो अल्फाज याद आए। यंग मैन, आज की रात बहुत रंगीन गुजरेगी तुम्हारी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है जो तुम्हें आज रात मिलेगा। ये अल्फाज याद आते ही वजदान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ज़ैनब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत पर कैसे? इससे आगे वजदान उनसे कुछ भी बोला नहीं गया। आज उसकी बहन उसके कदमों में गिरी अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी अपने भाई को, वो उससे आगे की सोच वो वजदान को झुलसा रही थी। इससे पहले वो कुछ उल्टा सीधा करता वजदान तेज़ी से कमरे से बाहर निकला था। ज़ैनब तो वजदान के इंकशाफ पर ही हैरत ज़दा होकर उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से अभी अभी उसका भाई वजदान शाह निकला था। वजदान ज़ैनब के कमरे से निकलकर सीधा रिसेप्शन पर आया था जहाँ उस वक्त ड्रिंक मेहमानों को सर्व की जा रही थी। वजदान आकर वहाँ बैठा। ओए सुन, बोतल दे, और ऐसी बोतल दे कि उसका नशा देर तक रहे। वजदान ने सामने खड़े वेटर से कहा। जी सर, वेटर ने कहा, और सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वजदान की सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वजदान की तरफ बढ़ाई। प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बख्श दो, मुझे मत छूना, प्लीज़ खुदा का वास्ता मुझे हाथ मत लगाना। वजदान को ज़ैनब की बातें रह रह कर याद आ रही थी। एक बहन अपने भाई से अपनी इज़्ज़त को बचाने का कह रही थी। ये सोच वजदान को आग की तरह झुलसा रही थी। वजदान ने वेटर के हाथ से ड्रिंक की बोतल पकड़ी और उसका ढक्कन खोला और बोतल को मुंह से लगा लिया। वजदान ने आधी बोतल करके अपने मुंह से हटाई।
आदिल शाह, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी वजह से आज मेरी बहन ने मुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगी, उस भाई से अपनी इज्जत की भीख मांगी जो उसकी इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आज तेरी वजह से बहन भाई के पाक रिश्ते की बेहुरमती हुई है। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा आदिल शाह। आज तुझ जैसे एक बेटा नहीं एक भाई वादा कर रहा है। वजदान ने बोतल को दोबारा मुंह से लगाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने वजदान को कहीं देखा? हिजर, जो कब से वजदान को ढूंढ रहा था, सामने से आते वेटर से पूछा। जी सर, वजदान सर तो वहाँ ड्रिंक कर रहे हैं। वेटर ने हाथ के इशारे से उसकी जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके, हिजर वेटर से कहता वजदान की तरफ चल पड़ा। हद होती है, हट धर्मी की लोग खुशी में धो नफल अदा करते हो और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह ड्रिंक कर रहे हो। हिजर ने वजदान के पास आते हुए पीछे से कहा, लेकिन जैसे ही वजदान के हुलिये पर उसकी आंखों पर नज़र पड़ी तो उसके अल्फाज अदा करना ही भूल गया। बड़ी, यहाँ देख क्या हुआ है, तेरी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? रोया है तू? क्या क्या हुआ कुछ? हिजर ने बेचैनी से एक ही बार कई सवाल कर दिए। वो ना, मेरे साथ चल। इससे पहले वजदान ज़ैनब का नाम लेता हिजर ने उसकी बात को काटते हुए कहा और उसे लेकर होटल से बाहर निकल गया। हिजर वजदान को घर लाया और गाड़ी बाहर पोर्च में रोकी। वजदान को हिजर ने गाड़ी से निकाला और उसे अपने सामने खड़ा किया। हिजर वजदान को कहीं और लेकर जा भी नहीं सकता था क्योंकि जज्बात में आकर वजदान ने कुछ से ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वजदान को घर तो ड्रॉप करना ही था, इसलिए हिजर वजदान को सीधा घर ही ले आया था। हाँ, अब बोल, हुआ क्या है? और तूने वहाँ ज़ैनब का नाम कैसे लिया? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? हिजर ने गुस्से से कहा। मैं वाकई बेशर्म हूँ, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ। तुम बताओ, मैं अच्छा नहीं हूँ ना? वजदान हिजर की बात को इग्नोर करते अपनी ही कही जा रहा था जो हिजर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। हुआ क्या है, बताएगा मुझे? हिजर ने अब वजदान को छोड़ते हुए पूछा। तुझे पता है आज आदिल शाह ने मुझे? वजदान कहता हुआ चुप हो गया। क्या तुझे बताना? क्या क्या कहा आदिल शाह ने तुझे? हिजर ने गुस्से से पूछा। उसने उसने मुझे ज़ैनब के साथ एक कमरे में, उससे आगे वजदान से कुछ बोला न गया और वो रोने लग गया। हिजर तो वजदान की बात पर हैरान रह गया। तूने मुंह क्यों नहीं तोड़ा उस साले का? हिजर ने गुस्से से लब बीजे और कहा, मैं अभी उसे कुछ नहीं कह सकता। अम्मी और ज़ैनब उसके कब्ज़े में हैं। आज उसने बहन भाई के रिश्ते को पामाल कर दिया। तुझे पता है ज़ैनब मेरे आगे कैसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी? वजदान ने नशे से चूर आंखों को मसलते हुए रोंधाई आवाज़ में कहा। तुम जाओ, आराम करो वजदान, हम कल इसका कोई हल निकालते हैं। हिजर ने वजदान की हालत को देखते हुए कहा और उसे घर के अंदर छोड़कर खुद गाड़ी लेकर निकल गया। वजदान घर में दाखिल हुआ तो सामने अबीरा को देखा जो डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वजदान के चेहरे पर अबीरा को देखकर मुस्कुराहट आई और अबीरा की तरफ चल पड़ा। तुम सोई नहीं? वजदान ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मैं वो आपका वेट कर रही थी। आपने कहा था ना कि आप आकर मेरी बात सुनेंगे। अबीरा ने घबराते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। वजदान ने अबीरा को कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। आप क्या कर रहे हैं? अबीरा ने वजदान के हसार से निकलते हुए कहा। अभी कुछ किया ही कहाँ है? वजदान ने अबीरा के करीब आते हुए कहा। हटे पीछे, आप पी कर आए हैं ना? अबीरा ने गुस्से से कहा। हाँ, पी है मैंने। तो तुम चलो मेरे कमरे में। वजदान ने अबीरा को सर्द लहजे में कहा। वजदान की बात सुनते ही अबीरा के चेहरे पर खौफ आ गया। नहीं, आप जाए, मैं कल बात करूंगी आपसे। अबीरा ने वजदान से 2 कदम दूर होते हुए कहा। मैंने कहा चलो कमरे में, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वजदान ने गुस्से से कहा। आप चले, मैं ड्रेस चेंज कर के आती हूँ। अबीरा ने अपना लहजा नॉर्मल करते हुए कहा। वजदान अबीरा की बात पर मुस्कुराया और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वजदान के जाती अबीरा ने वहां से दौड़ लगाई और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। अबीरा ने दरवाजे के लॉक को 10 मरतबा चेक किया था कि लॉक सही से लगा भी है या नहीं। लॉक पर 10वीं मरतबा अपना यकीन आने पर अबीरा बेड पर आकर बैठी और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। हिजर वजदान को घर ड्रॉप करके गाड़ी लेकर सुनसान रास्तों में निकल पड़ा था। पूरी रात गाड़ी को यहाँ वहाँ भगाता रहा। हिजर के दिमाग से वजदान की बातें नहीं निकल रही थी। आखिर एक जगह गाड़ी रोककर हिजर गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी के फ्रंट पर टेक लगाए आंखें मूंद कुछ सोचने लगा। न जाने कितने ही पल हिजर सोचों में गुम रहा, फिर बिला आहर उसे एक प्लान सूझा। प्लान दिमाग में आते ही हिजर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वह गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो गया। वजदान कब से अबीरा का वेट कर रहा था। इंतजार करते करते सुबह होने को थी और आज से अबीरा पर शायद गुस्सा भी आ रहा था। वजदान गुस्से और नशे से चूर लाल आंखों से अबीरा के कमरे की तरफ बढ़ा। अबीरा के कमरे की तरफ आकर वजदान ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाजे को लॉक देकर वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओ, तो इस तरह तो मुझसे यानी वजदान शाह से बात जाओगी? अबीरा, तुम्हें क्या बता कि वजदान तुमसे 10 कदम आगे की सोचता है, और वैसे भी कितनी मासूम हो यार, तुम दरवाजे की डुप्लीकेट की भी होती है। वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा और अबीरा के रूम की डुप्लीकेट की लेने चला गया। कुछ देर बाद वजदान अबीरा के रूम की डुप्लीकेट की लेकर आया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वजदान आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ और अबीरा को बेड से उठाकर उसे दीवार के साथ लगाते हुए बोला, तुम्हें
मैंने रात को अपने कमरे में बुलाया था ना, तुम आई क्यों नहीं? मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी क्या? वजदान ने गुस्से से अबीरा को देखते हुए कहा। अबीरा उस अचानक अफ्तार पर बुखला गई थी, लेकिन वजदान की बात सुनते ही वो होश में आई। आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे बिना निकाह के अपने कमरे में बुला रहे थे, ये गलत है, मैं ज़रा नहीं कर सकती। इससे अच्छा आप मुझे गोली मार दें, ये मेरे लिए आसान मौत होगी। प्लीज़ ऐसा मत करें, अमीरा ने रोते हुए कहा। ओह, तो ये बात है, तो तुम मुझे बताती ना डार्लिंग कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। कोई बात नहीं, इस बात का हल है मेरे पास। तैयार है ना, आज रात निकाह है हमारा। वजदान अबीरा को कहता बिना उसके चेहरे पर नज़र डाले वो कमरे से निकल गया। अबीरा बस ज़मीन पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रह गई। वजदान अबीरा के कमरे से बाहर निकला ही था कि बिजान को देखकर वहीं रुक गया। आप यहाँ इस वक्त, कुछ काम था आपको? वजदान बिजान को सामने देखकर लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, क्योंकि रात का नशा अभी तक वजदान पर से उतरा नहीं था। बिजान गुस्से से वजदान को देख रही थी, यकीनन वो सब सुन चुकी थी। बिजान वजदान की बात सुनकर वजदान के करीब आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ वजदान को मारा। वजदान तो बस बेयकीनी से बिजान को देख रहा था। जिस बिजान ने आज तक वजदान को डांटा तक नहीं था, आज उन्होंने थप्पड़ मारा था उसे। अबीरा भी वजदान की आवाज़ पर बाहर आई। बिजान, वजदान ने बेयकीनी से बिजान को पुकारा। मत बुलाओ बिजान मुझे, आज तुम्हारी वजह से मुझे खुद से नफरत हो रही है। मेरी तरबियत का ये सिला दिया तुमने। मैंने कहा था तुम्हें कि निकाह से पहले तुम अबीरा के कमरे में नहीं जाओगे, और यहाँ तुम उसे बिना किसी जायज़ रिश्ते के अपने कमरे में बुला रहे थे। मेरी तरबियत, मोहब्बत और यकीन को एक सेकंड में मिट्टी में मिला दिया तुमने। बिजान ने गुस्से से कहा। बिजान, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। वजदान का नशा तो बिजान के थप्पड़ और उनकी बातों से उतर गया था, इसलिए बिजान का हाथ था। मैं बोलने लगा, हाथ मत लगाओ मुझे तुम। बिजान ने गुस्से से अपना हाथ वजदान के हाथों से छुड़वाया। अस्सलाम